दोनों प्रमुख चैनल बातें बोल रहे थे इतने जगह पड़ी है खैर मकदम, अस्सलाम वालेकुम और आदाब आप सबको। मुझे लगता है हम सब लोग रेडी हैं इस वक्त। मैडम सकीना इंतू साहिबा है, हमारे सीनियर लीडर पार्टी के जनाब नासिर असलम मानी साहब है। तो मैं अब गुजारिश करूंगा उमरुद्दौला साहब को, वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अगर कोई सवाल होगा तो मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का यहाँ जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स पे खैर मकदम करता हूँ। आज हमारी हुकूमत ने 1 साल पूरा किया है। वैसे देखा जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट नगरोटा के बाय इलेक्शन के वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ और हम भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन खत्म होने तक हम इंतजार करें। इसलिए बजाय ये कि आप सबको इंतजार करा के बाद में सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बुलाएं, हमने सोचा जब इतना अच्छा पार्टी का दफ्तर है और आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के सिलसिले में मैं जम्मू आया ही था, तो सोचा कि आप सब दोस्तों से मिलूं और तनवीर ने तो कहा कि अगर आपके सवाल होंगे, मैं तो मान के चल रहा हूं कि सवाल ही होंगे, पता नहीं जवाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सवालों की कोई कमी नहीं। मैं शुरू में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि लगभग सारे इश्यूज जो हैं आपके सवालों के जरिए सामने आ ही जाएंगे। हमने एक साल पहले कलमदान संभाला और लगातार उस दिन से आज तक इस कोशिश में लगे रहे कि जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो, उनकी बेहतरी हो। मैं और मेरे काबिना के साथी हर मुमकिन कोशिश करके हमने तरक्की के कामकाज को तेज किया, लोगों के साथ इलेक्शन में किए हुए वादों को पूरा करने के लिए शुरुआत की। हमने जब लोगों से वोट मांगे या अपना मंशूर लोगों के सामने रखा, हमने 2 चीजों पे जोर दिया। एक ये कि ये हुकूमत 6 महीने की हुकूमत नहीं होगी, 1 साल की हुकूमत नहीं होगी, ये 5 साल की हुकूमत होगी। और इसलिए वो लोग जो हमारे मंशूर में
लोगों के साथ किए हुए वादों को गिनना शुरू कर जाते हैं और फिर कहते हैं ना इसका हुआ, इसका क्या हुआ। जैसे मैंने जम्मू के असेंबली सेशन में कहा और उसके बाद बार बार अपनी तकरीरों में, मंशूर के हवाले से जब आपको हमें जज करना होगा तो 5 साल हुकूमत मुकम्मल होने के बाद करिएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत लोग 6 महीने या साल में पूरे नहीं करते। हमने एक शुरुआत की, चाहे जो हमने लोगों के साथ सियासी वादे किए उस पर असेंबली में रेजोल्यूशन लाना, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके कैबिनेट में रेजोल्यूशन मंजूर करवाना, दोनों चीजें हमने की। डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए तमाम महकमे जो है अपना काम कर रहे हैं। मुलाजमों की रेगुलराइजेशन, आज भी उस सिलसिले में एक ऐतिहासिक और बहुत अहम कदम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि 860 सीपीडब्ल्यू जो मुश्किल से 500, 1000, 2000 रुपए कमा रहे थे, उन्हें आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलराइज किया गया। इसी तरह और भी डिपार्टमेंटों ने ये सिलसिला शुरू किया है और हम अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं, और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड, उसको दोबारा बहाल करें। अब इसके बाद मैं तनवीर से कहूंगा कि वो आप में से एक एक को लेके करने के लिए, बट उसके लिए आप जो उनकी तरफ से जो बिल आएंगे असेंबली में, उसमें एंटी लैंड एक्विजिशन बिल है और एलिगेशंस को रिकवर करने का जो है वो चाहती है कि उसको वो आप सपोर्ट करें, तो उस पर आपकी रिएक्शन चाहेंगे। और दूसरा, 1 साल में आपने असेंबली में जब आपने बात की थी कि स्नो मेल्ट होगा, विंटर चला जाएगा और सेहत बाहर आएगी, तो 1 साल के बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि नेशनल हो रही है और ये भी कहा जा रहा है सरकार को उनकी तरफ से, महबूबा की तरफ से, और जहां तक इस सवाल को लेते हैं, मैंने उनका यह बयान देखा नहीं। फारूक साहब के साथ जब उनकी बात हुई
डॉक्टर साहब ने सिर्फ उनसे यही गुजारिश की कि मुकाबला बीजेपी के साथ है, कोई और उम्मीदवार मैदान में है नहीं। अगर बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं डाला जाएगा तो वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदेमंद होगा। एब्सटेन करना भी बीजेपी के हक में वोट डालने के बराबर है। अब जहां तक बीजेपी को हराने के लिए बिलों पे मंजूरी देने की बात आ जाती है, जो बिल अभी तक हाउस के सामने आया नहीं है, मैं उसके बारे में कोई बात कर नहीं सकता। बिल हमारी प्रॉपर्टी बनने से पहले स्पीकर साहब की प्रॉपर्टी होती है। स्पीकर साहब पहले तय करें कि हाउस के सामने कौन सा बिल आएगा। वो ना मैं यहां पे तय कर सकता हूं, ना महबूबा मुफ्ती साहब तय कर सकती है। बिल हाउस के सामने आ जाए, उसके बाद हमें कोई एतराज नहीं है। जो बिल लोगों के हक में होगा और जिस बिल को असेंबली पास करना चाहेगी, हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन मैं आज के दौर पे इस यहां पे बैठ के स्पीकर साहब के इख्तियारात में दखल नहीं दे सकता। इतना जरूर कहूंगा कि वहां से बिल अगर आ जाता है हाउस तो जरूर हम उस पर गौर करेंगे। हम किसी भी चीज को डिसमिस आउट ऑफ हैंड नहीं करेंगे। जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है, कुछ लोगों के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमले तो मतलब वो तो होना ही है, और मुझे इससे कोई घबराहट नहीं होती। अब फिलहाल जो आपने महबूबा मुफ्ती जी के हवाले से बात की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाती हैं, अब एक तरफ से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो हमारे उम्मीदवार जो हैं उनके हक में वोट दें, और फिर आपके सवाल का जवाब देते हुए अगर मैं उनको टारगेट करूं तो अच्छा नहीं होगा। तो उस चीज को एक तरफ रख देते हैं। जहां तक सजाद लोन साहब का सवाल है, उन्हें भी हमने गुजारिश की कि वो इलेक्शन से दूर न रहें। ये काम कर रहे हो, और क्या सजाद लोन साहब हंदवाड़ा में लोगों को ये बता पाएंगे कि उन्होंने बीजेपी की कामयाबी के लिए मेहनत क्यों की? इस सवाल का जवाब सिर्फ सजाद लोन साहब दे सकते हैं। जहां तक कांग्रेस के हवाले से आपने बात की, कोई दूरी नहीं है ना। राज्यसभा के इलेक्शन में 3-1 का फैसला हुआ, और मैंने खुद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के साथ दिल्ली में मुलाकात की, और मैंने उन्हें समझाया कि पहले 2 सीटों पे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और वैसे भी जीत की सबसे बेहतर गुंजाइश तब होगी सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, क्योंकि पीडीपी हमारे साथ नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ जरूर है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के लिए लेन देन की बात चल रही है, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद ये लेन देन की बात नहीं होती, क्योंकि इंडिया ने ना, अब तीसरा सवाल आपको नहीं मिलेगा। इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार होने के नाते शायद कांग्रेस ये उम्मीद करती कि उनका वोट जो है वो पीडीपी को जाता। लेकिन अब 2 असेंबली के बाय इलेक्शन भी आने हैं, इसमें भी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो तो हम कांग्रेस के साथ नगरोटा पे भी
अनिल शर्मा, INS न्यूज एजेंसी से। आप कितना संतुष्ट हैं? 1 साल हो गया है, अपनी पूरी जो कैबिनेट का हयात थी, अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? और दूसरा सवाल यह है कि ट्रंप की तरफ से आज एक और बड़ा दावा किया गया है, इससे पहले भी ट्रंप ने कई दावे किए। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है रूस के तेल को लेकर, भारत जो है रूस से तेल जो है वो नहीं खरीदेगा। तो ये 2 सवाल है, इस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? और साथ ही साथ आपका जो कार्यकाल 1 साल का हुआ है, आप उस कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? आपको पूरी टीम। पहले तो आपके दूसरे सवाल का तो मेरा जवाब देने का बनता ही नहीं है। मुझे क्या लेना देना ट्रंप साहब से? ट्रंप साहब अगर मैं हर ट्रंप साहब के बयान पे टिप्पणी करूं तो मेरे पास काम करने के लिए फुर्सत होगा नहीं, क्योंकि हर घंटे उनके तरफ से कोई ना कोई बयान आ ही जाता है। तो जहां तक ट्रंप साहब के बयान के हवाले से आप रिएक्शन चाहते हो, बेहतर होगा या तो आप बीजेपी से ले लें या मरकजी हुकूमत से लें। जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब हो, मेरी हुकूमत से संतुष्ट होना ना होना उसका कोई मायने नहीं ना, क्योंकि अकेले मैंने अपनी हुकूमत को वोट नहीं देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को देना होगा, और ये वोट उनको 4 साल के बाद हम काम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि 4 साल के बाद लोग हमारे काम से मुतमईन होंगे। कितना मुतमईन होंगे ये 4 साल के बाद पता चलेगा। अब आज आप मुझे कहोगे मैं अपने आप को कितने मार्क्स दूं, 100 में से 100 दूं, 90 दूं, 70 दूं, 60 दूं, 50 दूं। मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि इन हालात में इससे बेहतर हम नहीं कर सकते थे, आगे जाके और बेहतर करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। माइसेल रूहानी फ्रॉम द नॉर्थ लाइन। मेरा सवाल आपसे है कि आपने खुद डेली वेजेस को भरोसा जताया था कि आप एक कम्युनिटी बना रहे हैं। 19 सितंबर को उसकी म्याद खत्म हो गई है, तो वो सवाल करे कि पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट कब आएगी। सेकेंडली द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस कि पेंडिंग वेजेस, जावेद राणा साहब ने उनसे भरोसा जताया था कि पेंडिंग जो वेजेस है उसकी पहली किस्त रिलीज होगी अप्रैल में। हमने देखा फ्लड आ गई, ये सब आ गई। तो क्या आपकी सरकार उनकी वेजेस रिलीज करने की कुछ सोच रही है जो पेंडिंग है 72 मंथ्स की? वो जावेद राणा साहब से आपको पूछना होगा, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की क्या पॉलिसियां हैं, क्या ये है, वो उस पर मैं आज बात नहीं कर सकता हूं। जहां तक ये चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में जो कमेटी बनी है, उन्होंने लगभग अपना रिपोर्ट तैयार किया है। उस रिपोर्ट को फाइनल शेप देके जब वो हमारे सामने पेश करेंगे तब भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो हाउस की प्रॉपर्टी होगी। वो कमेटी बनी क्योंकि असेंबली में एक कमिटमेंट हुआ, तो सबसे पहले वो रिपोर्ट बरसाती है। जम्मू कश्मीर की हालत बहुत बद से बदतर हो चुकी है। क्या सरकार कश्मीर में फूड स्टोर के मसलों के ऊपर कहां तक पहुंचे? क्या उनका कंपनसेशन मिल रहा है? जम्मू में पुल और मकान बह गए हैं, दरियाव ने अपना कहर बरसाया, पुल चले गए, कश्तियां चली गई हैं। क्या स्ट्रेटजी अपनाई आप लोगों ने ताकि उनको रिलीफ जल्दी से जल्दी मिल जाए? आने वाले वक्त में बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, विंटर्स आने वाले हैं, श्रीनगर में बर्फ होगी, जम्मू में बारिश होगी, उसके लिए क्या आपने जब एसडीआरएफ और चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के तहत जितना हम दे सकते थे और जो गाइडलाइंस के तहत हमें देने की इजाजत थी वो हमने दे दी। अब आगे जाके बाकी रिकंस्ट्रक्शन किस तरह हो, उसके लिए मरकज ने अपनी एक टीम तैनात करके दोनों जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में भेज के हालात का मुआयना किया। खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी जम्मू आए थे, उन्होंने यहाँ नुकसान का जायजा लिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मरकज के तरफ से एक पैकेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें मिलेगा
ताकि उस पैसे को हम जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। नुकसान बहुत हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मीटर से ज्यादा हमारी सड़कें तबाह हुई, एग्रीकल्चरल लैंड, खेतों में लगभग कटाई के लिए फसल जो तैयार था वो तबाह हुआ। कई जगहों पे मकान तो टूटे, मकान के नीचे जमीन बह गई। हुकूमत अब इस कोशिश में लगी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ही दिनों में वो कागजात जो हैं कैबिनेट के सामने आएंगे, जो हमने लोगों से वादा किया है कि जिन लोगों के मकानों के नीचे से जमीन बह गई है उनको 4 या 5 मरले का प्लॉट और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस और बाकी फिर SDRF और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असिस्टेंस के तहत मदद, ताकि वो अपने मकान जो है दोबारा कायम कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ मरकज की हुकूमत से ये बात भी चल रही है कि एक सर्वे इस बात का किया जाए कि सबसे ज्यादा क्लाउड बर्स्ट प्रोन एरियाज कौन से हैं, जहां पे बादल फटने की अब गुंजाइश ज्यादा है, कहां पे हमें और ज्यादा इकदाम उठाने होंगे, कहां पे हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करना होगा। उसके लिए एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आए जो कि यहाँ सारा कुछ देख के, मौसमी हालात, ज्योग्राफी हालात, टोपोग्राफी, ये सारा देख के एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें रिपोर्ट तैयार करके दे दें, ताकि आगे के लिए हम अपनी तैयारी और बेहतर कर सकें। सर, आई एम हिमानी कंधारी फ्रॉम JK न्यूज टुडे। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, हाउ लॉन्ग विल NC वेट फॉर स्टेटहुड एंड इफ हाउ लॉन्ग विल NC विल वेट फॉर स्टेटहुड as opposed to what is the alternative of not waiting for statehood? नॉट मतलब इफ अगर सेंटर प्रॉमिस नहीं पूरा करती है तो NC का क्या अगला स्टेप रहने वाला है? हमारे सामने तो सारे रास्ते खुले हैं, फिर लेकिन अब मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो धमकियां देके कुछ हासिल करने की कोशिश करें। मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि बिना जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। जहां एक तरफ से आप हमारे जो मैनिफेस्टो में लोगों के साथ किए हुए वादे हैं उनका आप रिपोर्ट कार्ड मांगते हो और आपका मांगना सही है, वहां दूसरी तरफ से जब बीजेपी के दफ्तर में इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो तो उन्हें भी पूछे ना, जो वादे करके वो 28 सीटें जीते उनमें से सबसे बड़ा वादा तो स्टेटहुड का था। और मुझे आज भी याद है वो उन दिनों में हम लोगों को ताने देते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को स्टेटहुड की बात करनी नहीं चाहिए, स्टेटहुड दिल्ली से आएगा, जम्मू या श्रीनगर से नहीं। तो अगर स्टेटहुड दिल्ली से आना है और स्टेटहुड का वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बीजेपी ने किया था, बाकी आगे जाके हमें क्या करना होगा उसको शायद यहां आज दोहराने की जरूरत नहीं है। हालात उस तरह के बने तो फिर मजबूर होकर हम दोबारा यहाँ घर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरा ऐलान कर लेंगे, लेकिन फिलहाल वो हालात नहीं है। 2024 की इलेक्शन से पहले सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में वादा तो किया कि इलेक्शन के बाद, कोई नहीं, आपस हाथ ऊपर रख लीजिए, इलेक्शन के बाद एप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड देंगे। अब स्टेटहुड नहीं मिल रही, तो आपको क्या लगता है कि डिले जो हो रहा है स्टेटहुड का देने का, क्योंकि बीजेपी का भी ये वादा था कि स्टेटहुड देंगे,
अब डिले जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि दे वांट टू प्रेशराइज नेशनल गवर्नमेंट कि बीजेपी को भी पावर में लाया जाए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी थोड़ी देर में दरबार मूव भी होगा कुछ दिनों के बाद। हाँ। तो क्या आप वो पुरानी जो ट्रेडिशन है उसको कायम रखेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे कि पूरा दरबार मूव हो जम्मू? ये बड़े अफसोस की बात होगी अगर के जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने स्टेटहुड के हक से महरूम रखा जाएगा सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की हुकूमत यहां नहीं बनी, क्योंकि बीजेपी ने शायद उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। अब अगर हमें मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि जब तक हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाते तब तक स्टेटहुड नहीं आएगा, तो फिर चलिए मैं मान के चलता हूं कि अगले 4 साल तक स्टेटहुड नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का मैंडेट हासिल करने के बाद बीजेपी के इस साजिश को तो कम से कम हम कामयाब होने नहीं देंगे। अगर लोगों को बीजेपी की हुकूमत चाहिए होती वो 24 में बीजेपी की हुकूमत बनाते, नहीं बनाया। और हमारा कोई इरादा नहीं है कि बैकडोर से हम बीजेपी की एंट्री यहां कराएं। जहां तक आपने दरबार मूव के हवाले से सवाल पूछा, पहले तो मुझे ये बताइए ना, इस दरबार मूव को बंद क्यों किया गया? ये तो मतलब एक परंपरा रही थी, और वो भी 47 से पहले की। जो लोग हमें ताने देते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं समझते, हम जम्मू कश्मीर की उन हस्तियों की जो है इज्जत नहीं करते, उनकी जो विरासत है उसको तहस नहस करने में तो सबसे ज्यादा रोल तो बीजेपी का ही रहा है। लेकिन हमने लोगों के साथ वादा किया था कि हम दरबार मूव को रिस्टोर करेंगे। कैबिनेट ने रेस्टोरेशन का फैसला जो है लिया, एलजी साहब ने अपना दस्तखत उस फाइल पे करके वापस दिया। मैंने आज फुल दरबार मूव के लिए सरकारी फाइल पे जो है अपना दस्तखत डाला हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि वो ऑर्डर जारी होगा, और जो पुराना दरबार मूव की जो रिवायत रही है उस रिवायत को हम रिस्टोर कर रहे हैं। उमर साहब अपना चैनल कौन सा है वो अर्ली टाइम से तीन दिन पहले उमर साहब 3 दिन पहले अल्ताफ बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं थोड़ा सा विधानसभा चुनाव के ऊपर, जिन 2 सेगमेंटों पे चुनाव होने हैं उनके ऊपर आपसे पूछना चाहूंगा। बडगाम सीट पर उन्होंने कहा कि आगर अब्दुल्ला साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां से उठा सकते हैं। क्या हम ये मांग सकते हैं, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि बडगाम सीट पर आगर अब्दुल्ला साहब का अपना कैडर हो सकता है, अपना कैडर हो सकता है? आप कुछ भी मान सकते हो ना। मैं कौन होता हूँ आपसे ये कहने के लिए कि आप इसको नहीं मानो? आप अगर मानना चाहते हो मान लीजिए। जिस तरह से बयान आगर अब्दुल्ला साहब भी कर रहे हैं। एक सेकंड, आप सवाल पूछो ना। आप सवाल यही सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है? या कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ बैठ के कैसे कर सकता हूँ ना कि ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन ये मालूम होने लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट पर 2 कैडर हो सकते हैं। ये मालूम होने लगा। किसको मालूम होने लगा? हम लोगों को मालूम होने लगा। आपको तो ठीक है ना। आपको अगर जम्मू में बैठ के बडगाम का इतना मालूम है जितना हमें श्रीनगर में बैठ के मालूम नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ ना? फिर मुझसे ज्यादा आप बुद्धिमान हो। मैंने शुरुआत में ही अल्ताफ बुखारी साहब का जिक्र किया था। उन्होंने भी कहा कि आगा साहब वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा सकते। तो अब अगर रूहुल्ला अल्ताफ बुखारी साहब के मशवरे के मुताबिक काम करना चाहते हैं
तो उनको कौन रोक सकता है? लेकिन इस तरह का कोई असेसमेंट या इस तरह की कोई बात जो है हम ग्राउंड से नहीं सुन रहे हैं। अब अल्ताफ बुखारी साहब कोई शोषा डालना चाहे और उस पर आप जैसे लोग उछल कूद करें तो मैं कैसे रोक सकता हूँ इस चीज को? Hi, Umar Saab. My question is related to Darbar move. If you remember, once you had said that why should the Chief Minister, why should the ministers and bureaucrats move to Srinagar during scorching summers in Jammu, and why should Chief Minister, ministers and bureaucrats move to Jammu during harsh winters in Kashmir Valley? It should be the other way around. So what's your stand on the Darbar move issue as far as did you have a stand when the Darbar move was stopped? For all that time you people were silent. जब बंद हुआ तब किसी ने शोर नहीं मचाया। बंद करने वालों को इलेक्शन में शाबाशी नहीं दी, और जब हम दरबार मूव को रिस्टोर करने की बात करते हैं तो हमसे पूछा जाता है ना, आपने तो इससे ज्यादा ही कहा। कम से कम पहले रेस्टोरेशन के लिए तो आप कहिए ना कि हाँ आपने अपना वादा पूरा किया। बाकी अगर आगे जाके इसको चेंज करना होगा उस पर हम बाद में सोचेंगे। do you stand by your past statement? Please, One question, yeah, that's our manifesto is in front of the people. What we promised in the manifesto, we have committed, we have delivered. What I talked about was not a sovereign commitment of the government. It was an idea. It is an idea that I am happy to discuss both with the people of Jammu and the people of Srinagar. But at the moment, I think you should focus on what is important, which is that Jammu was marginalized by the people who claim to be the true representatives of Jammu. And Jammu's marginalization has been stopped by those people who have traditionally been seen as anti-Jammu. You have always painted us as a Kashmir party, not a party of Jammu Kashmir. With this step of restoration of the Darbar move, I hope to some extent we have addressed the propaganda that we are a party of Jammu and Kashmir, not a party of any one particular province. Umar Saab, one more question. Umar Saab, as far as the statehood issue is concerned. Who are you giving it to? Not like this. One each. सर दिवाली आने वाली है, क्या जम्मू कश्मीर को क्या? उमर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपकी सरकार ने यहाँ 1 साल पूरा कर दिया। जम्मू कश्मीर की जनता के हवाले से बात नहीं करेंगे, आपके सांसद साहब के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि एनसी सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर की जनता के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी नहीं उतरी और जो वादे चुनाव से पहले किए। सर ये किसने कहा? आका सैयद वल्ला मैदी साहब ने कहा है कि एनसी सरकार जम्मू कश्मीर की जनता के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी नहीं उतरी है। नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए ना, मुझसे क्यों? मैं रूहुल्लाह की बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर उनकी बात पे आपको टिप्पणी चाहिए आप उन्हीं से ले लीजिए ना, मैं नहीं करूंगा। I'm only answering. सर, मेघा रैना M1 न्यूज चैनल से मेरा सवाल ये है कि थोड़े दिन पहले जैसे 6-7 तारीख को बारिश हुई, तूफान आया, तो किसानों की तो चावल की फसल जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई। तो उसके लिए आपका क्या क्या सोच रहे हैं उनके बारे में और क्या प्रावधान है? जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो खुद मौके